आइए, केमिस्ट्री में आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं अधातुएं। धातुएं पहले हमने कर ली थी, अब अधातुओं वाला चैप्टर करेंगे। आइए, नए पेज से हेडिंग डाल दीजिए अधातुएं। नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, अधातुएं। अधातुएं, नॉन मेटल्स। आइए, सबसे पहले लिखिए फास्फोरस। फास्फोरस, आइए, कई चीजें हैं, इसको आप टिक कर सकते हो महत्वपूर्ण में। इसमें लिखो यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, इसका जो एस्क है ये होता है फास्फोराइट। फास्फोराइट इसका एस्क है, ओर्स है इसका। इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखें। अब इसके क्या है, 3 अपर रूप होते हैं। अपर रूप मतलब एलोट्रोप्स, ये 3 होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? एक होता है सफेद फास्फोरस, सफेद फास्फोरस। दूसरा होता है लाल फास्फोरस, और तीसरा होता है काला फास्फोरस। एक सफेद फास्फोरस होता है, एक लाल फास्फोरस होता है, एक काला फास्फोरस होता है। इसमें से ये जो काला फास्फोरस है ये क्या होता है? ये स्थायी फास्फोरस होता है। काला फास्फोरस जो है ये स्थायी फास्फोरस होता है। क्लियर? अब ये जो लाल फास्फोरस है इसकी क्या कहानी है? जैसे ये माचिस है, माचिस, ठीक है ना, मैच बॉक्स, इसमें इस्तेमाल होता है ये। इसमें देखो जो ये रगड़ने वाली जगह होती है ना, ये वाली, ये जो रगड़ने वाली जगह होती है जिस पर हम तिल्ली रगड़ते हैं, ध्यान रखना, वो तो होता है ये लाल फास्फोरस। रगड़ने वाली सतह पर लाल फास्फोरस लगा होता है। और जो तिल्ली होती है, ठीक है ना, जैसे ये तिल्ली है, इसमें ये ऐसे है, ये तिल्ली होती है। इसमें ये जो तिल्ली है ये तो होती है चीड़ की लकड़ी, चीड़ की लकड़ी होती है, ठीक है। और जो ये मिश्रण होता है, जो घुंडी सी लगी होती है, इसके अंदर होता है, आप यहां लिख दीजिए, जैसे आपको मर्जी लगे वैसे लिख देना। इसमें होता है पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर।
मुख्य रूप से इसके अंदर पोटेशियम क्लोरेट होता है, ध्यान रखना ये। तो नोक किसकी बनी होती है? पोटेशियम क्लोरेट की। चलें, ये है, ये माचिस है, महत्वपूर्ण है ये। वो कोई खास बात नहीं है, इधर आ जाइए। ये इसको लगा दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, सफेद फास्फोरस को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब ये जो सफेद फास्फोरस है, इसमें जो गंध आती है, ये आती है लहसुन जैसी, लहसुन जैसी गंध आती है इसके अंदर। क्लियर? अब आप देखिए, ये एक ऐसा है जो चमकता है, अंधेरे में चमकता है ये। तो इसमें लिख दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन शायद सीईटी में भी आया था, ऐसा सा मैंने देखा था ये। इसमें लिखो, यह अंधेरे में चमकता है, यह अंधेरे में चमकता है। अंधेरे में चमकता है। क्लियर? आइए, अब इसके बारे में हमें कुछ बातें करनी है। और किस संबंध में हमने बातें करनी है, यहां पे लिखना है आपने, आपसे नीचे तक ले आना, यहां तो लिखना नहीं है। मैं इस फास्फोरस को 3 एंगल में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो पानी, आप कह सकते हो H2O, ठीक है। एक वायु, आप कह सकते हो ऑक्सीजन। एक आर्द्र वायु, आर्द्र मतलब वेट, WET, आर्द्र वायु। ये जो आर्द्र वायु है, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है? वायु जिसमें नमी होती है, मॉइस्चर, मॉइस्चर, नमी होती है। इसका मतलब यदि इस आर्द्र वायु की बात करूं तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, कह सकते हैं ना, ये पानी मिली हुई वायु, ठीक। तो इसको उतारिए ऐसे, आर्द्र वायु। इन तीनों में अलग अलग स्थिति आएगी और यही काम की बात होती है। तीन में डिवाइडेशन किया है, मतलब 3 कॉलम है ये फास्फोरस को। आगे नीचे लिखाऊंगा मैं, आप तो सीधा उस लाइन में लिख दो, पानी, वायु, आर्द्र वायु, ठीक है, ऐसे है ये। अब इसके साथ ये कैसे क्रिया करता है, मतलब ये जो आप पानी पढ़ रहे हो, ठीक है, या इसमें लिखो, लिखो यह पानी में अघुलनशील है, इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में अघुलनशील है। ठीक है, मतलब पानी में ये घुलता नहीं है। यदि पानी में घुलता नहीं है, इसका मतलब ये पानी की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। तो ब्रेक में लिख दीजिए, पानी की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, पानी की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है। अब क्रिया नहीं करेगा तो इसके लिए सेफ हो गया। तो यदि मैं आपसे ये कह दूं कि फास्फोरस को पानी में क्यों रखा जाता है, क्योंकि यह पानी से क्रिया नहीं करता है, उसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो इसके नीचे लिख दीजिए, इसी कारण से
इसी कारण से फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। इसी कारण से फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। क्लियर होगी बात सारी? अब वायु, ठीक है ना, आप इसको हवा भी कह सकते हो। इसमें लिखो यह हवा में तेज गति से जलता है। हवा में तेज गति से जलता है, तेज गति से जलता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये वायु की ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करता है? बताइए, कह सकता हूं ना? लेकिन पानी की ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करता है, ये अंतर होता है इसका मोस्ट। हाँ जी विजय कुमार, समझ में आई ना बात? तो इसके नीचे लिख दीजिए यह वायु की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। यह वायु की ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करता है। वायु की ऑक्सीजन के साथ तेजी से क्रिया करता है। चलें, आइए अब इधर आ जाइए। ये जो सफेद फास्फोरस है, इसकी क्रिया यदि आप आर्द्र वायु के साथ करवाओगे, आर्द्र वायु, अब इसमें सब कुछ चीजें हैं और कंडीशन क्या है? अंधेरा। सफेद फास्फोरस की क्रिया आर्द्र वायु के साथ होगी अंधेरे में, तो इससे क्या होता है? येलो कलर का प्रकाश एक्सक्रिएट होता है, पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित ये होता है। येलो कलर का जो प्रकाश है ये एक्सक्रिएट होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्फुरदीप्ति, फोस्फोस्केरेंस। फोस्फोस्केरेंस इंग्लिश में लिखना चाहो, फोस्फोस्केरेंस। चले, चलो ये हो गया जी फास्फोरस। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आर्द्र वायु के साथ तो ये पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करेगा। वायु के हवा की जो ऑक्सीजन है उसमें अपने आप जलने लग जाएगा, ये तेज गति से क्रिया करेगा। लेकिन पानी की ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया नहीं करेगा। आपसे देखो सीईटी का पेपर उठा के देखना, ऐसे क्वेश्चन बने हैं, क्या होगा इसकी क्रिया इसके साथ कराई जाए तो, ठीक है ना, वही चीजें होती है ये। चलिए अब दूसरी अधातु आ जाइए, सिलिकॉन। SI, सिलिकॉन। आइए देखिए, इसकी जो खोज हुई थी 1824 ईस्वी में ब्रजीलियस के द्वारा। ईस्वी में ब्रजीलियस के द्वारा। आइए फिर लिखिए, इसमें लिखो यह एक अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर। यह एक अर्धचालक है। अब देखिए इसका जो प्रयोग होता है,
कंप्यूटर की चिप बनाने में। कंप्यूटर की चिप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। यहां पर एक स्टार डाल के लिख सकते हो। एक होती है सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली नाम सुना है कभी? अमेरिका के अंदर है। इसमें लिखो, यह अमेरिका का एक क्षेत्र है यह अमेरिका का एक क्षेत्र है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। यह अमेरिका का एक क्षेत्र है जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अब आइए यौगिक। भाई सिलिकॉन के यौगिक कौन कौन से हैं? सबसे पहले लिखिए सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड, ये जो सिलिकॉन कार्बाइड होता है ये होता है कार्बोरेंडम। कार्बोरेंडम कार्बोरेंडम होता है ये, ठीक है। वास्तव में ये जो कार्बोरेंडम है इसे ही कहते हैं कृत्रिम हीरा। कृत्रिम हीरा कहा जाता है इसे। क्या? कृत्रिम, आर्टिफिशियल। चलिए नेक्स्ट लिखिए सिलिका, SiO2। एक तरीके से जो बालू मिट्टी होती है ना उसको कहते हैं बालू मिट्टी, रेत। एक तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हो रेत, सिलिका। सिलिका इसमें लिखिए प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज। चले आइए तीसरा लिखिए सिलिका जेल। सिलिका जेल ये एसएससी में आया हुआ है। सिलिका जेल, अब ये जेल जो होता है ठीक वैसी है जिस जेल का आप इस्तेमाल करते हो, नमी को एब्जॉर्व करता है ये। इसमें लिख दीजिए यह नमी को अवशोषित करता है, एब्जॉर्व करता है। नमी को अवशोषित करता है सिलिका जेल। चलिए अब आइए थोड़ा सा विशेष। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है।
सेमीकंडक्टर, बहुत बड़ा रोल होता है सेमीकंडक्टर का, कंप्यूटर वगैरह में इसमें इस्तेमाल होता है। तो भारत जो है 2026 तक सेमीकंडक्टर का हब बन जाएगा, ये लक्ष्य है। लिख दीजिए, स्टार डाल के लिखिए। भारत ने वर्ष 2026 तक भारत ने वर्ष 2026 तक सेमीकंडक्टर का हब बनने का, सेमीकंडक्टर का हब बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ठीक है, लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट लिखिए, अमेरिका की माइक्रोन कंपनी, अमेरिका की माइक्रोन कंपनी सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अमेरिका की माइक्रोन कंपनी सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इससे हमारी बात चलती है। एक छोटा सा स्टार डाल कर और लिख दीजिए, विश्व में सबसे ज्यादा सेमीकंडक्टर का निर्माण ताइवान करता है। ताइवान करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, विशेष में दूसरा लिखिए, सिलिकॉन संतृप्त हाइड्राइड बनाता है। सिलिकॉन जो है संतृप्त हाइड्राइड बनाता है। संतृप्त हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड हाइड्राइड। सैचुरेटेड हाइड्राइड ये बनाता है। सैचुरेटेड हाइड्राइड क्या होता है? जैसे आपने संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऐसे नाम सुने ना, बॉन्ड वगैरह, सिंगल बॉन्ड, और असंतृप्त में डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं। संतृप्त ये क्या क्या चीजें होती है? जैसे मीनोसिलोन, 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 डाइसिलोन, 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 आपके एग्जामिनर ने ये पूछा है कि सिलिकॉन के हाइड्राइडों को क्या कहा जाता है? लिख दीजिए, सिलिकॉन के हाइड्राइडों को सिलोन कहा जाता है। अंडरलाइन कर दीजिए। सिलिकॉन के हाइड्राइडों को सिलोन कहा जाता है।
चलिए, क्लियर? ये सिलिकॉन हो गया। अब आइए तीसरा नंबर, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन भी है धातु है। हाइड्रोजन के बारे में याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। लिख दीजिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। इसकी खोज हुई थी 1766 ईस्वी में। केवेंडिश के द्वारा। केवेंडिश के द्वारा। पूछ लेते हैं कई बार खोज किसने की थी। और इसका जो एटॉमिक नंबर है सभी जानते हो, 1 होता है। और इसका जो निक नेम है आवारा तत्व, आवारा तत्व इसका निक नेम है। आवारा तत्व क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान निश्चित नहीं है। पहला नंबर डाल दो, लिख दीजिए, क्योंकि आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल में इसका स्थान निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी में इसका स्थान निश्चित नहीं है। चलिए दूसरा लिखिए, भविष्य का ईंधन। आने वाले समय में ईंधन के रूप में इस्तेमाल होगा। आप सुन भी रहे होंगे, हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी गाड़ियां, ये वही है। इसका जो एटॉमिक वेट है, परमाणु भार, ये भी पूछ लिया जाता है। 1.008 1.008। चलें, आइए अब देखिए इसका निर्माण कैसे होता है, कैसे बनता है। इसकी जो महत्वपूर्ण जो होती है वो तो ये होती है, Zn की क्रिया जब आप H2SO4 के साथ कराओगे, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके साथ जब आपकी क्रिया कराते हो तो हाइड्रोजन बनती है और ZnSO4 जिंक सल्फेट निकल जाता है। तो ये ऐसे होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जिंक के साथ कराई जाती है तो कौन सी गैस बनती है, कौन सा तत्व बनता है, इस तरीके से। अब देखिए जो ठंडा जल होता है इसकी क्रिया यदि आप किसी धातु के साथ कराते हो तो हाइड्रोजन बनती है। हालांकि ये इतनी कोई वैसे महत्वपूर्ण बात नहीं है। आइए हाइड्रोजन में ही आ जाइए, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें लिखो ये रंगहीन, गंधहीन, कलरलेस है, स्मेललेस है, स्वादहीन, टेस्टलेस है और पारदर्शक होता है। रंगहीन, गंधहीन,
स्वादहीन व पारदर्शक। पारदर्शक मतलब ट्रांसपेरेंट। पारदर्शक होता है। चले, फिर लिखिए, ये पहला डाल दो, इसमें लिखो यह जलाता है। 2 मिनट रुकना दो। ऐसे लिखो, यह जलता है। जलता है। ठीक। आइए देखो, यहां थोड़ा सा अंतर रखना। ये जलता है, लेकिन जलाने में जो सहायक है ऑक्सीजन। तो यहां मैं चाहूंगा आपको नोट डाल के लिख लीजिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है। ऑक्सीजन जलाने में सहायक होती है, अर्थात ऑक्सीजन जलाता है, ऐसे कर दीजिए। अर्थात ऑक्सीजन जलाता है। अंडरलाइन कर देना इन चीजों को। ऑक्सीजन जलाता है। चलिए, ये हो गए इसके भौतिक गुण। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ जाइए। H2O2, इससे बन गया H2O। H2O2 H2O। अब देखिए, ये जो हाइड्रोजन है, इसको यदि आप लो टेम्परेचर पर गर्म करोगे, कम ताप पर, निम्न ताप पर, तो इससे बनता है द्रव हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन। इससे लिक्विड हाइड्रोजन बनता है। चले, तीसरी रिएक्शन। ये जो तीसरी रिएक्शन है, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, जो वनस्पति तेल होते हैं, वनस्पति तेल मतलब जैसे सोयाबीन, तिल, मूंगफली का तेल, ये जो तेल होते हैं, मतलब जो पौधों से प्राप्त होने वाले तेल, इनकी क्रिया यदि आप हाइड्रोजन के साथ कराते हो, हाइड्रोजन के साथ कराते हो और निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हो और 120 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में करवाते हो, तो आपको वनस्पति घी मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है ये, सदाबहार क्वेश्चन। और ये भी पूछते हैं कि इस रिएक्शन को क्या कहेंगे। इसको कहा जाता है हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोनाइजेशन। इसको हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
चले आइए, अब देखिए जैसे हाइड्रोजन है, इसकी क्रिया जब आप सल्फर के साथ कराते हो, उबलता हुआ सल्फर, तो देखिए एक गैस निकलती है, उसको कहते हैं सल्फर हाइड्रोक्साइड। सल्फर हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन। और 2 मिनट इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S। ये मैंने एक बार आपको पहले भी करवाई हुई है, लिख दीजिए। इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, सड़े अंडे जैसी गंध आती है। चलें अब क्या बात होगी रे, खाली बोतल की तरह है। चलिए लिखिए, इसका जो इस्तेमाल होता है रॉकेट के ईंधन में, दूसरा हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में, ये ऐसे बनती है N2 + H2 2NH3 अमोनिया। ये कई बार क्वेश्चन आता है, अमोनिया का निर्माण पूछ लिया जाता है, हैबर विधि इंपॉर्टेंट है। चलें आइए, शाबाश, चलो है, उतार लो उतार लो उतार लो। मैं तो वैसे धीरे चलता हूँ, क्यों भी विजय कुमार सही है क्या? हाँ तो बता दो ना यार, वैसे तंग क्यों होते हो यार? धीरे चलो। अच्छा 5 लाइन पीछे रहते हो, अरे आज सही है, तो फिर आप कितने लाइन पीछे रहते होंगे भाई? चले आइए, कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, 4-5 बजे तक पढ़ेंगे आगे। समस्थानिक मतलब हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन कौन से होते हैं? आइसोटोप्स। 5 तो नॉर्मल होता है, वे 5 बजे तक तो आप भी बैठ सकते हो। ये कईयों मैंने देखा है, ये जो है ना, ये शुरू में तो 1 महीने तो बढ़िया बढ़िया क्लासें चलती हैं, उसके बाद में वो क्या करते हैं, सुबह बुलाते हैं और शाम को 7 बजे छोड़ते हैं। है ना ऐसा? मेरे को बताया था किसी ने। सुबह बिठाते हैं, शाम को 7 बजे। अब वो कह देते हैं भी हम तो कोर्स करवा रहे हैं, एग्जाम नज़दीक है, तुम देख लो। अब करे क्या, अब बैठे कौन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक?
और भाई क्लासें चल रही है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बताते हैं कि सर सुबह तो होते हैं 100-150 बच्चे, लास्ट वाली क्लास में बचते हैं 5-10 बच्चे। अब ये जो 5-10 बच्चे भगवान जाने ये बीच में आते हैं या बाद में आते हैं, इनका पता नहीं है, लेकिन ये तय है कि ये सुबह से तो नहीं बैठे होते ये। हाँ, और फिर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10 दिन क्लास वो चलाते हैं, उस 10 दिन के अंदर अंदर में क्या होता है कि सारे बच्चे भी हाथ जोड़ देते हैं, जी धन्यवाद साहब, आप तो ऐसे करो, हमें वो किताब सी दे दो, नोट्स दे दो, हम चले घर अपने। ये होता है, ये कहानी है। तभी तो कई बार क्या है कि मैं कईयों को भिजवा देता हूँ यहाँ इनके पास, जो ज़्यादा चेंचे चेंचे करते हैं ना रिश्तेदारों में, रिश्तेदारों को ज़्यादा भेजता हूँ ऐसे स्थानों पर। वो क्या होते हैं, बढ़िया बढ़िया करते हैं उनके साथ, ताकि मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें, तंग नहीं करता फिर वो लाइफ में। ये है समस्थानिक है। समस्थानिक क्या होते हैं, मैंने कल भी बताया था, जिसका एटॉमिक नंबर समान होता है और द्रव्यमान संख्या मतलब मास नंबर, ये अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो ये जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये 3 है, 3 है। तीन होते हैं। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, इसको ट्राइटियम भी बोल देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन का अलग अलग प्रभाव है, ये देख लेना। 3 है ये। ये जो होता है 1H1, इसका होता है 1H2 और इसका होता है 1H3। चले, अब इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोटियम के बारे में इसमें लिखिए सामान्य हाइड्रोजन, इसको जो हम बोलते हैं ये क्या है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होती है ना, जैसे आप ये कह सकते हो कि H2O पानी वाली, ये सामान्य हाइड्रोजन है। इसका जो अन्य नाम है इसे कहते हैं हल्का हाइड्रोजन। हल्का हाइड्रोजन, इसका जो एटॉमिक वेट है वही होता है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखाया है, 1.008 इसका एटॉमिक वेट होता है ये। आइए ड्यूटेरियम में आ जाइए। ड्यूटेरियम, चलो इसका अन्य नाम है इसको कहते हैं भारी हाइड्रोजन। भारी, ये हल्का हाइड्रोजन होता है, ये भारी होता है। इसका जो परमाणु भार है
ये होता है 2.014, तो उसका 1.008, इसको 0.14। तो 1931 में इसकी खोज हुई थी। यूरे ब्रिकबर्ड और मर्फी, इन 3 वैज्ञानिकों ने ये खोज की थी। यूरे, ब्रिकबर्ड और मर्फी। आइए, ये जो ट्राइटियम है इसका परमाणु भार लिख दीजिए 3.017। 0.17। अब आप कुछ तो बात समझ गए होंगे। ये 3 से ज्यादा है, ये 2 से ज्यादा है, ये 1 से ज्यादा है। ये जो ट्राइटियम देख रहे हो आप, ये दुर्लभ होता है और रेडियो एक्टिव तत्व है। ट्राइटियम में लिखिए यह एक रेडियो एक्टिव तत्व है। रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि अस्थायी, अनस्टेबल और दुर्लभ है। जो कि अस्थायी और दुर्लभ है। अस्थायी और दुर्लभ है। ठीक, तो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई है। हालांकि यदि आप इतना ही ध्यान रख लोगे, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ही काम चल जाएगा। देखिए, हमने कहा इसके 3 समस्थानिक है। तो हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के, आइसोटोप्स के नाम ज्ञात है और किसी के नाम ज्ञात नहीं है। एक स्टार डाल के लिख दीजिए, हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम ज्ञात है, आइसोटोप्स के नाम ज्ञात है। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके समस्थानिकों के नाम ज्ञात है। ठीक, हाँ, मतलब इसके नाम पता है। और जैसे कोई भी तत्व है, जैसे कार्बन है, इन सब के आपको नाम पता नहीं होगा। ठीक है ना। ये चलिए वापस आ जाइए हाइड्रोजन पे। लिखिए यौगिक। इससे कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं हाइड्रोजन से? सबसे पहले लिखिए भारी जल, हैवी वाटर। टिक कर दीजिए इसको, भारी जल, हैवी वाटर। आइए देखिए, इसका जो रासायनिक नाम है ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हेराल्ड, क्लेटन, यूरे।
हेराल्ड क्लेटन यूरे, इसकी खोज की थी। चले, अब देखिए इसका जो अणुभार होता है, अणुभार मोलिकुलर वेट 20.030 ग्राम प्रति मोल, 20.030 इसका मोलिकुलर वेट होता है। और जो साधारण जल होता है इसका होता है 18.016 ग्राम प्रति मोल। तो जो साधारण जल होता है उसका तो कितना होता है, 18 मान लो मोटे तौर पर, 18 ग्राम प्रति मोल। और इसका जो मोलिकुलर वेट है ये होता है 20 ग्राम प्रति मोल। मतलब इसका अणुभार ज़्यादा हो गया, अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी, ऐसे समझ लीजिए। अणुओं की संख्या ज़्यादा होगी तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब डेंसिटी ज़्यादा हो गई तो डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या हुआ, जैसे आपके क्वेश्चन आता है कि भारी जल को भारी जल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी साधारण जल से ज़्यादा होती है। तो लिख दीजिए, एक लाइन लिखिए, इसका घनत्व, घनत्व मतलब डेंसिटी, इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, इसका घनत्व साधारण जल से अधिक होता है। इसी कारण से इसे भारी जल कहा जाता है। इसी कारण से इसे भारी जल कहा जाता है। ठीक, आइए अब आइए प्रयोग। इसका प्रयोग होता है परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं इसको, और मंदक को बोलते हैं मॉडरेटर। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। चले, आओ, ये हो गया भारी जल। दूसरा लिखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब देखिए, इसका जो अन्य नाम है ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड वाटर, ऑक्सीजनेटेड वाटर। इसका रंग जो होता है नीला होता है, रंग नीला है।
फिर लिखिए लेकिन यह है गंधहीन। गंधहीन मतलब स्मेललेस, कोई स्मेल नहीं होती है। और गाढ़ा होता है। गाढ़ा मतलब आप इसको कंसंट्रेट भी कह सकते हो। गंधहीन वह गाढ़ा होता है। इसकी जो खोज हुई थी 1818 ईस्वी में थिनार्ड के द्वारा। थिनार्ड के द्वारा इसकी खोज हुई थी। अब इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण होता है, जो वाटर वेपर होती है, पानी कह दीजिए एक बार, इसकी क्रिया जब ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो H2O2 बनता है। बस खास बात यह है कि ये अल्ट्रावायलेट किरणों की बौछार होनी चाहिए इस पर। ये विशेष बात है, अल्ट्रावायलेट। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में जल वाष्प और O2 मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। ये भी आप कह सकते हो। इसका जो प्रयोग होता है ये होता है पुराने भित्ति चित्रों, इसको बोलते हैं म्यूरल। और जो ऑयल पेंटिंग होती है, आप कह सकते हो तेल चित्र, पुराने भित्ति चित्रों को चमकाने में, या आप ये भी कह सकते हो साफ करने में। ठीक। पुराने भित्ति चित्र क्या होते हैं? तेल चित्र नाम सुना होगा, ऑयल पेंटिंग, दीवारों पे जो चित्र बने होते हैं पुराने टाइम में, ठीक है ना। भित्ति मतलब होता है वॉल पेंटिंग, ठीक है ना। वैसे इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, म्यूरल। चलिए, ये हो गया जी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इससे पहले हमने किया था भारी जल। अब आइए तीसरा लिखिए जल, H2O। आइए, इसका जो मोलिकुलर वेट जो होता है, मोलिकुलर वेट, आणविक द्रव्यमान, ये होता है आपका हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 18। तो टोटल कितने हो जाते हैं ये? 20 लिख दीजिए। नहीं, हाँ 8। ओके, कोई बात नहीं। 18। चले, एक क्वेश्चन लिखिए जो आया हुआ है। लिखिए, भार के आधार पर जल में, जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? भार के आधार पर जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है?
पहला ऑप्शन है 44.45%, बी ऑप्शन है 11.11%, सी ऑप्शन है 8.89%, 8.89%, डी ऑप्शन है 5.55%। बताइए। 44.45। और बताइए। हैं 8.89, कोई बात नहीं। ये कह रहा है जल में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि इसमें सोलह बटा में 18 इंटू 100 ऐसे निकालोगे ना। 88 पॉइंट। चलो फिर ऐसे करो, मेरी बात सुनो, इसको हाइड्रोजन करो। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन चल रहा है ना अपने, तो हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी हो जाएगी? 11.11%। चलिए, जल, चलिए इसमें लिखिए जल के प्रकार। जल के प्रकार, एक साइड में लिखिए कठोर जल, मतलब हार्ड वाटर। ठीक है, दूसरा लिखिए मृदु जल, सॉफ्ट वाटर। अब चीजें तो वही हैं, ये पीने योग्य नहीं होता है और ये साबुन के साथ झाग नहीं देता है, और इसमें दोनों चीजें क्या आती है? यस, पीने योग्य भी होता है और साबुन के साथ झाग भी देता है। अब ये जो कठोर जल होता है, इससे क्या पैदा होती है? जल की कठोरता।
हार्डनेस ऑफ वाटर, जल की कठोरता पैदा होती है इससे। ठीक, क्लियर? चलिए जी, करते हैं अभी बात, एक बार थोड़ा गैप दे देते हैं।